हे गाइस, वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिन ब दिन हम ये एडिटोरियल की सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ से हम इसको कंसिस्टेंट रखने वाले हैं। वी आर प्रॉमिसिंग यू कि कम से कम हफ्ते में 4 बार हम द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस के साथ अपना वीडियो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कोशिश करिए कि आप सारे वीडियोस को जरूर देखें और उसके साथ ही अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। मैं एक बार फिर अपने सारे नए जुड़े हुए स्टूडेंट्स को बता दूं कि रीडिंग हैबिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश सेक्शन। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो ही आप प्री और मेंस की एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हैं। हालांकि प्री की एग्जाम में 50% ग्रामर और 50% रीडिंग होगा, लेकिन मेंस की एग्जाम में 75% सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग होगी और आपको रीडिंग हैबिट आखिरी के 10 या 15 दिनों में नहीं आ सकती। इसीलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि शुरू से ही आप अपनी रीडिंग पे पूरा ध्यान दें। ज्ञानबाजी पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम करंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश में रीडिंग की प्रैक्टिस भी उतनी ही अच्छी करवाएं। तो अब ये द हिंदू के एडिटोरियल सेशन में हम आपको 3 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर गिविंग यू द रीडिंग, वेरी गुड इन डेप्थ पार्ट ऑफ रीडिंग। इसके साथ ही साथ वी विल बी ऑल्सो गिविंग यू द जनरल अवेयरनेस बैकग्राउंड, क्योंकि कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू सम वेरी गुड वोकैबुलरी। सो इस वोकैबुलरी की मदद से आपके लिए ये रीडिंग डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सारे सेशंस देखिए। अभी तक अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पर द हिंदू 3 अगस्त से जितने सेशन हुए हैं उन सबको आप जरूर एक बार रिविजिट करें और सारे सेशंस के साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चले। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जैसा कि आप पेज पर देख सकते हैं, 12 अगस्त 2020, टुडे द टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग टॉपिक इन इंडियन डेमोक्रेसी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। लेखक ने आज इतनी अच्छी तरीके से ये एक टॉपिक को उजागर किया है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, और मैं दावा करता हूं आपको कि इस तरह के टॉपिक आपको आरसी के पैसेज में जरूर आएंगे। सेक्युलरिज्म, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। आई होप हिंदी और मराठी दोनों में आपने ये वर्ड सुना होगा और समझा भी होगा, क्योंकि पूरा टॉपिक इसके ऊपर ही है। इसीलिए मैं जस्ट 1 मिनट इसके ऊपर कुछ बोलना चाहूंगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि सारे धर्मों को इक्वल वैल्यू देते हो। आपके लिए सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब कुछ एक जैसे होते हैं, उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। महात्मा गांधी धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। उसके बाद भारत में ऐसे बहुत से लीडर्स आए जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के ऊपर काफी कुछ बोला और भारत का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है और उसे उस तरीके से रखने की प्रैक्टिस बार बार की जाती है और बार बार इस चीज का हवाला दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां ऐसा लगने लगा है कि ये देश किसी एक धर्म का है और ये कंप्लीटली धर्मनिरपेक्ष प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर दो अलग अलग विचार हैं। एक कंप्लीट ऐसी विंग है जो कि ये विचार रखती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं होती, और दूसरी तरफ एक ऐसी विंग भी है जो ये मानती है कि भारत अभी भी धर्मनिरपेक्ष है या उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया जा सकता है। बहरहाल, इतिहास को जितना हम उजागर करेंगे और खोद कर जितना बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें से उतनी ही पेचीदा चीजें निकलेंगी। तो ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि भारत को कौन से हद तक धर्मनिरपेक्ष कहा जाए और उसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व की जाए, कौन सी नहीं। आज का ये आर्टिकल आपको इन्हीं चीजों के ऊपर अच्छी जानकारी देगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल। बट बिफोर वी डू दैट, मैं आपको एक शानदार पीडीएफ भी दिखाना चाहता हूं जो आजकल मैं स्टूडेंट्स को रोज दे रहा हूं। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस।
यस दोस्तों, इस पीडीएफ की तरफ देखिए। ये है डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो मैं ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पर रोज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर मेरे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस या फिर मेरे जीके टॉपिक के वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा सुनहरा और आखिरी मौका है। आप रोज ये पीडीएफ डेली ज्ञानबाजी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी से डाउनलोड करिए और इसको पढ़ते रहिए। इसमें मैंने जीके वन लाइनर्स भी डाले हुए हैं। इसमें जो कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जीके के वो भी कवर किए गए हैं। इमेजेस के साथ चीजें हैं और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है सब कुछ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा पूरा कंप्लीटली। तो इस तरीके से ये पीडीएफ पूरी आपके लिए बनाई गई है फॉर योर डेली रीडिंग, और इसमें मेरे सारे सोशल मीडिया साइट्स की जानकारी भी है। तो आज ही ये पीडीएफ को डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर मुझे जरूर फॉलो करें सो दैट आपको इस तरह के सारे अपडेट्स मिलते रहें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर करंट अफेयर्स लर्निंग। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म आज हमारा ये टॉपिक है। मैं इसको पढ़ता हूँ पार्ट बाय पार्ट, और काफी बड़ा है ये टॉपिक। देखिए, आप इसकी लेंथ देख लीजिए, इट्स वेरी बिग। सो डेफिनेटली पूरा का पूरा आर्टिकल एक आधे घंटे में कवर करना तो मुश्किल हो जाता है। मैं आपको इसके बहुत सारे मुख्य अंश पढ़ के बताऊंगा, जिसके बाद आपके लिए ये टॉपिक पढ़ना और समझना बेहद आसान हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर वर्क। देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, भारत में यानी धर्मनिरपेक्षता का भविष्य क्या होगा, इसके ऊपर राजीव भार्गव, ये एक प्रोफेसर है जो इसके ऊपर आज ये लेख लिख रहे हैं। It is premature to pronounce the end of constitutional secularism. It has only suffered a setback and can be revived. Right? ये कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर यानी कि इमेच्योर या गलत होगा कि हमारे देश में संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का अंत हो चुका है। एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान और सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। तो संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है ये खत्म हो गई है, ये कहना गलत नहीं, ये कहना गलत होगा, ऐसा कह रहे हैं राजीव भार्गव साहब। आगे वो बोलते हैं, इट हैज ओनली सफर्ड अ सेटबैक एंड कैन बी रिवाइव्ड। ओके, सिर्फ ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी वो पीछे चली गई है धर्मनिरपेक्षता, और अगर हम कोशिश करें तो उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं, यानी दोबारा पटरी पे ला सकते हैं। राइट? अब इस पूरे आर्टिकल में किस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है, पहले इसका जिस्ट में समझा देता हूं। देखो दोस्तों, हमारा देश एक सेक्युलर देश माना गया है। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और इसके अलावा भी बहुत से लोग यहाँ पर रह सकते हैं, सबके लिए अधिकार है। हमारे देश में माइनॉरिटीज के लिए भी राइट्स हैं। अब इन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में बखूबी ऐड किया गया है। हो ये रहा है कि भारत में एक धर्म थोड़ा ज्यादा प्रभावी दिखाई देने लगा है, या फिर सरकार एक धर्म का हवाला लेकर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर अपना वोट बैंक भरने की कोशिश कर रही है। राजीव भार्गव जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो इस बात की तरफ पूरी तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो भारत में वाकई में रिलीजियस सिंड्रोम्स दिखाई देंगे, यानी इसके बहुत उल्टे इफेक्ट दिखाई देंगे। कोई एक वर्ग के लोग पूरी तरह से कट जाएंगे और कोई एक वर्ग के लोग बचे रहेंगे। तो ये देश कहाँ जा रहा है, इसका भविष्य क्या है, इसको कैसे बचाना चाहिए, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। एंड नो डाउट ये भारत की अभी की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम आंख बंद करके नहीं चल सकते, और युवा होने के नाते आप सबके भी इसके ऊपर कोई ना कोई विचार जरूर होने चाहिए। सो डेफिनेटली इस आर्टिकल को आप समझने की कोशिश करिए और ध्यान से इसकी एक एक लाइन मेरे साथ पढ़िए। आइए देखते हैं नीचे। Our public discourse is resounding with triumphalism on one hand and lament on the other over the death or defeat of secularism. Public discourse, डिस्कोर्स का मतलब होता है कोई डिबेट, ओके, या फिर कोई पब्लिक में किया गया कम्युनिकेशन। ओके, मैं शब्दों को समझाता चल रहा हूं। तो लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही है
वो एक तरफ ट्रायम्फलिज्म की है, ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है जीत, विक्ट्री, ओके, और दूसरी तरफ एंड लेमेंट ऑन दी अदर, लेमेंट का मतलब होता है रोना धोना विलाप करना। तो एक तरफ लोगों के डिस्कशन में जीत है कि देखिए भाई हमारे समाज में हमारी जीत हो गई, या फिर लेट अस से कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो ये हमारे लिए एक जीत है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दूसरी तरफ दुख का माहौल है, कोई कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके आपने ये किया, ये गलत था, ये हम होने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मैं दो गुटों का ही एग्जांपल लेकर इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता, ओवर द डेथ और डिफीट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो हमारे देश में एक साथ अभी दो आवाजें आने लगी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि धर्म की जीत हुई, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं धर्म धर्मनिरपेक्षता की हार हुई। कहाँ गया वो कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी के वो विचार, कहाँ गए वो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार कि सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? ये है एक्चुअल आर्टिकल में बहस, राइट? आगे देखते हैं। इट सीम्स एज इफ द भूमि पूजन हैज बर्न्ड its bodily remains, and if anyone cares to claim it, the ashes of secularism will be buried near a dargah or immersed in the Sarayu। ऐसा लग रहा है कि जैसे भूमि पूजन के साथ साथ बाकी सारी चीजें जला दी गई है। कौन सी चीजें? धर्मनिरपेक्षता की चीजें जला दी गई है, राइट? तो ऐसा लग रहा है जैसे सेक्युलरिज्म की राख जो है वो या तो आपने किसी दरगाह में ले जाकर दफन कर दी है, बरीड नियर अ दरगाह, या फिर आपने सरयू नदी में उसे बहा दिया है, इमर्स्ड इन द सरयू। समझ में आ रहा है आपको? शब्द देखिए कितने अच्छे यूज कर रहे हैं। As a child of the Republic, founded in 1950, a part of me wishes to join the lament. As a child of the Republic, okay, मतलब इस देश के गणतंत्र का बेटा होने के नाते, या उसमें से उपजा हुआ होने के नाते, मैं भी यानी कहीं ना कहीं इसमें से अछूता नहीं हूं। यानी अगर मंदिर बनने की खुशी है तो किसी के नाराज होने का दुख भी है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ एक वर्ग की तरफ ही ध्यान दूंगा, मैं दूसरे की तरफ नहीं दूंगा। आप प्लीज अपने मन में एक बार सोचिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन होते, आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन होते, तो आपके लिए ये खुशी और गम का एक मिक्सअप वाला माहौल होता ना, ऑब्वियसली, क्योंकि आप किसी एक वर्ग को नाराज करके दूसरे को तो खुश नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत में जैसे हमें इन सब चीजों के साथ ओवर रूल करके रहना सिखाया जा रहा है, ये कह रहे हैं ये। But the other part nudging me to contemplate this moment asks, down anything in India ever die? Silenced, yes. Forced temporarily to go underground, maybe transmigrate to another bodily form under a different name, possibly. But death, gone forever, no. Right? कहने का मतलब ये है कि मुझे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एनीथिंग इंडिया एवर डाई, कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में क्या कभी धर्मनिरपेक्षता मर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा भारत, 138 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत, एक धर्म, एक जाति, एक वर्ग, एक धार्मिक संप्रदाय और एक धार्मिक कल्चर को फॉलो करें? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। तो भारत कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक एटलीस्ट धर्मनिरपेक्षता वाले माहौल में तो रहेगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ किसी एक संप्रदाय का प्रभुत्व ज्यादा हो, दूसरे का कम हो, तीसरे का ठीक ठाक हो, ये हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा देश एक ही धर्म का होगा, ये अपने आप में थोड़ा सा अलग विचार है, राइट? आगे बढ़ते हैं। 3 years ago, on 6th August 2017, I had written in this very paper, in this article, Constitutional or Party Politics Secularism। लेखक जो भार्गव साहब है, उन्होंने आज से ठीक 3 साल पहले एक और आर्टिकल लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म। आज वो उस बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश में दो तरह की धर्मनिरपेक्षता है। एक तो जो संविधान में लिखी हुई है, महात्मा गांधी, बी.आर. आम्बेडकर द्वारा जो प्रमोट की गई, इंदिरा गांधी ने जो बाद में उसमें फेरबदल किए, और दूसरा हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जब जब सेक्युलरिज्म की बात करके फायदा होता है,
वो वाला सेक्युलरिज्म लेके आते हैं और हमें पट्टी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। समस्या ये है कि हमारे देश के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सेक्युलरिज्म और पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म में फर्क समझ में नहीं आता। राइट, ये बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं? राइट, आगे देखिए, दैट सेक्युलरिज्म हैज पेड अ हेवी प्राइस इन आवर कंट्री फॉर बीइंग एट द सेंटर ऑफ पब्लिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इट हैज बीन परसिस्टेंटली मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड। राइट, हमारे देश में जो पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है, इसे बार बार परसिस्टेंटली मिसयूज किया गया, अब्यूज किया गया और इसे अपने मतलब से इस्तेमाल किया गया। ओके, आप एक उदाहरण लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं जेन्युइनली किसी की मदद कर रहा हूं, कोरोना में उसकी तबीयत खराब है या उसे भूख से वो तड़प रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसकी मदद कर दी। ये होती है मन से की हुई मदद। और दूसरा ये है कि मैं किसी की मदद इसलिए कर रहा हूं ताकि बाद में उससे मुझे फायदा हो। तो ये हो गई एक समझदारी वाली मदद, एक समझी बूझी चाल हो गई है, जहां पर तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का चेहरा कुछ ऐसा ही है। एक तरफ सेक्युलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो अलग, और दूसरी तरफ एक सेक्युलरिज्म है जो कि ऐसा है जहां पर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, रेस्पेक्ट एंड क्रिटिक। कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इज मार्क्ड बाय एटलीस्ट टू फीचर्स। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है, यानी संविधान द्वारा बनाया गया जो सेक्युलरिज्म है, उसके दो अलग अलग फीचर्स है। फीचर्स का मतलब होता है उसके अंदर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक दो खूबियां हम कह सकते हैं। फर्स्ट, क्रिटिकल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हर एक धर्म की पूरी पूरी इज्जत करनी है, ये बात तो तय है। आपको पता है दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर आप नास्तिक होकर नहीं रह सकते। ऐसे बहुत से देश है जो धर्म को मानते ही है और वहां नास्तिक अलाउड नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर आप किसी धर्म को फॉलो नहीं करोगे तब भी चलेगा। सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी फ्रीडम है। और आगे, अनलाइक सम सेक्युलरिज्म्स, आर्स इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस बट रेस्पेक्ट रिलीजन। ये लाइन बड़ी खूबसूरत है। लेखक ये कह रहे हैं कि केवल सेक्युलरिज्म के नाम पर हम यानी पूरी तरह से रिलीजन को लेकर ब्लाइंड नहीं है और एंटी रिलीजियस काम नहीं करते हैं, बल्कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। आपको पता है चाइना रिलीजन को नहीं मानता। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि चाइना में बुद्धिज्म चलता है। जी नहीं, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और कम्युनिज्म में किसी भी धर्म को ज्यादा महत्व नहीं है। माओ जेडोंग साहब ने, कार्ल मार्क्स साहब ने ये बोला था कि रिलीजन इज एन एटॉम बॉम्ब ऑफ कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म के लिए बहुत घातक हो सकता है रिलीजन। इसीलिए चाइना पॉलिटिकली किसी भी धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। आप वहां किसी धर्म को मानते भी हैं तो आपको घर के अंदर ही रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। पब्लिक में आप कोई प्रदर्शनी नहीं कर सकते। भारत में तो आप गणपति बिठा सकते हैं, आप नवरात्रि मना सकते हैं, आप विजयदशमी पब्लिक में सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप चाइना में ये सब काम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। तो हमारे यहाँ हर धर्म की इज्जत होती है। Unlike the secularism of predominantly single religious society, it respects not one but all religion। ये भी लाइन बहुत सही है कि ये बात और है कि भारत में किसी एक धर्म की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो लोग प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है बहुत हेविली एक रिलीजियस सोसाइटी में बंधे हुए लोग लेते हैं। जैसे भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू है ना, तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंट सोसाइटी कौन सी है? हिंदूज की सोसाइटी है। इट रेस्पेक्ट नॉट वन बट ऑल रिलीजन। पर इसके बावजूद हम हर चीज की रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी क्रिसमस की 25 दिसंबर को छुट्टी होती है। आप जरा सोचिए फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में या स्वीडन में या इटली में आपको विजयदशमी की या फिर लक्ष्मी पूजन की छुट्टी मिलेगी क्या? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो लोग उन चीजों को मानते ही नहीं है। However, given the virtual impossibility of distinguishing the religious from the social, as B.R. Ambedkar famously observed, every aspect of religious doctrine or practices cannot be respected। हाँ, अब ये लाइन वाकई में बहुत अच्छी है। इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द रिलीजियस फ्रॉम द सोशल, मतलब हम रिलीजन को समाज से डिस्टिंग्विश करने की एक जो कोशिश करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, बावजूद इसके बी आर आम्बेडकर साहब ने एक बार ये बोला था
कि धर्म की हर एक बात को मानना और उसको प्रैक्टिस करना ये पॉसिबल नहीं है। बहुत हद तक हो सकता है कि आप इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि धर्म में लिखी हुई एक एक बात, एक एक चीज को मानना और एक एक चीज को फॉलो करना ये वाकई में बहुत कठिन है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं। रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन मस्ट बी अकम्पनीड बाय क्रिटिक। ओके, हर एक धर्म की जो इज्जत है, जो हम सम्मान करते हैं, उसको हमको अकम्पनी करना चाहिए विद क्रिटिक, यानी उसमें जो आलोचना की जाने वाली चीजें हैं उसके साथ ही हमको उसको अपनाना चाहिए। इट फॉलोज दैट आवर स्टेट मस्ट रेस्पेक्टफुली लीव रिलीजन अलोन। आगे देखते हैं, but also intervene whenever religious groups promote communal disharmony and discrimination on grounds of religion and interreligious matter, or are unable to protect their own members from their oppression they perpetuate. right? लेखक यहाँ पर बहुत अच्छे से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जरूरी है कि धर्म के बीच में सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में फंसना, बीच में घुसना, या फिर दो चीजों के बीच में पड़ जाना। तो इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन तब जरूर इंटरवीन करना चाहिए जब कोई एक कम्युनिटी वाला डिसहार्मनी पैदा करे या डिस्क्रिमिनेशन पैदा करे। डिसहार्मनी का मतलब होता है शांति को भंग करना और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव पैदा करना। धर्म के नाम पर जब भी ऐसा हो तो राज्य को, देश को सामने आना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल सच बात है भाई। Therefore, and this is its second feature, the Indian states abandon strict separation but keeps a principled distance from all religion. right? यहाँ पर देखिए बार बार ये स्टेट वर्ड जो आ रहा है ना, इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। स्टेट शब्द के तीन मतलब होते हैं, मैंने पहले के आर्टिकल्स में भी बताया था। स्टेट का पहला मतलब होता है देश, दूसरा मतलब होता है राज्य, और तीसरा मतलब होता है अवस्था, जैसे स्टेट ऑफ कंडीशन हम कहते हैं। राइट? तो यहाँ पर इस स्टेट का मतलब देश से है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि देश को हर बार मतलब एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में और धर्म के बीच में। अरे भाई, कानून तो सबसे बड़ा है, संविधान तो सबसे बड़ा है, तो कानून और संविधान के आगे धर्म और बाकी की चीजों को लाकर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। राइट? अब देखो भाई, पुराने जमाने में हम छूत अछूत रखते थे, हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते थे, हम विधवा लोगों का विवाह नहीं होने देते थे, हम तो उनको सती में जला दिया करते थे। लेकिन कानून लाए गए और उन कानूनों के आधार पे धर्म में जो ये प्रथाएं रही, इसको कहीं ना कहीं हमने खत्म करने की कोशिश की। तो ये लेखक ये कह रहे हैं कि भाई कानून को अपना काम जरूर करना चाहिए और कानून को रिलीजन के साथ थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, नहीं तो वो उलझ सकता है। फॉर इंस्टेंस, इट कैनॉट टॉलरेट अनटचेबिलिटी और लीव ऑल पर्सनल लॉज एज दे आर। यस, जो मैं बोल रहा था बराबर वही लिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई हम अनटचेबिलिटी को इस जमाने में स्वीकार कर सकते हैं क्या? आपके बाजू में क्लास में कोई बेंच में कोई स्टूडेंट बैठा होगा, तो आप क्या उससे उसकी जात पूछ सकते हैं? क्या आप उसको ये बोल सकते हैं कि तुम इस कास्ट के हो, इस रिलीजन के हो, तो तुम दूसरे बेंच पे जाके बैठ जाओ? अरे ये ऑफेंस है। अगर कंप्लेन हो गई तो आपको इस बात पे जेल हो सकती है। आप किसी के टिफिन को छूने से पहले, आप किसी से हाथ मिलाने से पहले उसकी जात, उसका धर्म नहीं पूछ सकते। ये बात स्वाभाविक है क्योंकि हमने इन चीजों को 70 साल पहले हमारे देश में पीछे छोड़ दिया है। तो अब हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कानून कड़े हैं। इक्वली इट मे नॉट प्रेफरेंशियली सब्सिडाइज स्कूल्स रनिंग बाय रिलीजियस कम्युनिटीज। हाँ, अब ये भी जरूरी नहीं है कि जितनी भी स्कूल चल रही है रिलीजियस स्कूल्स, उन सबको सब्सिडाइज कर दिया जाए, उन सबको हम फ्री में चला दे या फिर उनसे पैसे ना ले। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो सच है, जो सही है और जो सबके लिए इक्वल है, वो होना ही चाहिए। यहाँ हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सोसाइटी में पैरेललिज्म या फिर इक्वालिटी लाने की बात कर रहे हैं। Thus, it has to constantly decide when to engage or disengage, help or hinder religion, depending entirely on which of these enhances our constitutional commitment to freedom, equality and fraternity। ये लाइन बहुत जबरदस्त है। इसमें लेखक ये कह रहे हैं
कि भाई देश के सरकार और संविधान को ये तय करना चाहिए कि उसे धर्म के मामले में कब इन्वॉल्व होना है, कब नहीं होना है, कौन सी बातों को छुपाना है, कौन सी बातों को उजागर करना है, और हर बार इस चीज का ध्यान रखना है कि वही काम करने हैं जो संवैधानिक तरीके से लोगों की आजादी, लोगों की समानता और लोगों के भाईचारे के लिए जरूरी है। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, राइट? तो ये उसके लिए जरूरी है, किसी एक का पक्ष लेते हुए बात नहीं करनी चाहिए। This constitutional secularism cannot be sustained by governments alone but requires collective commitment from an impartial judiciary, a scrupulous media, civil society activist and an alert citizenry. लेखक ये भी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि इतना सब कुछ किसी एक के बस का नहीं है। हम बोलेंगे कि हर चीज सरकार कर ले, हमको क्या लेना देना, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में हर धर्म की इज्जत हो, हर संप्रदाय की इज्जत हो, हर कम्युनिटी की इज्जत हो, सबके लिए खुशहाल माहौल रहे, तो केवल सरकार नहीं, इसके लिए जरूरी है कि कलेक्टिव कमिटमेंट होने चाहिए, यानी हर किसी का इसमें कटिबद्ध होना चाहिए। हमारे देश में जुडिशियरी का इम्पार्शियल होके काम करना जरूरी है, यानी हमारे देश की न्याय व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जिसको यहाँ पर वाकई में आड़े हाथों लेना चाहिए वो है स्क्रप्युलस मीडिया। अनस्क्रप्युलस, देखो दो वर्ड होते हैं। अनस्क्रप्युलस का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, और स्क्रप्युलस का मतलब होता है अटेंटिव, केयरफुल और जिम्मेदार। तो हमारे देश के मीडिया को भी जिम्मेदारी पूर्वक बिहेव करना चाहिए, ताकि इन सब चीजों के थ्रू पब्लिक में किसी तरह की कोई गलतफहमी ना भड़के। हमारे देश में मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके वजह से कुछ भी हो सकता है, अच्छी चीजें भी प्रमोट हो सकती है, बुरी चीजें भी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। बहुत सरल भाषा में मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला पैराग्राफ लेता हूँ। एडवेंट ऑफ ऑपर्चुनिज्म। एडवेंट, ओके, अब एडवेंट शब्द का मतलब देख लेते हैं। एडवेंट का मतलब होता है दोस्तों अराइवल, यानी एक तरीके से मैं बोलूं तो शुरुआत। अपॉर्चुनिज्म की शुरुआत, यानी कहीं ना कहीं आपको कोई एक मौका मिल गया, उस मौके का आप फायदा उठा रहे हो। और मौका क्या मिला? धार्मिक मौका मिल गया। आप किसी एक धर्म, एक जाति की बात कर रहे हो, धार्मिक संप्रदायों को बिगाड़ रहे हो, बैलेंस और डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हो, और मौके का फायदा उठा के जीतने की कोशिश कर रहे हो। पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म बॉर्न अराउंड 40 इयर्स अगो। हमारे देश में पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म, अब ये नेगेटिव चीज आ गई है। पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म यानी पार्टी के लिए जो जरूरी है वो वाला सेक्युलरिज्म। हाँ, ये कब शुरू हुआ? 40 साल पहले शुरू हुआ। is a nefarious doctrine practiced by all political parties including by so called secular forces. nefarious का मतलब होता है क्राइम से भरा हुआ या क्रिमिनल, इसको हम कहेंगे क्रिमिनल एक्टिविटी वाला। ओके, ये एक क्रिमिनल डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब कानून या लॉ, प्रैक्टिस्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी प्रैक्टिस करती ही है। दिस सेक्युलरिज्म हैज डिस्पेल्ड ऑल वैल्यूज फ्रॉम द कोर आइडिया एंड रिप्लेस्ड देम विद अपॉर्चुनिज्म। इस सेक्युलरिज्म ने हमारे देश के संविधान में लिखे हुए सेक्युलरिज्म को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की और उसके जगह अपॉर्चुनिटी वाला सेक्युलरिज्म शुरू कर दिया। opportunistic distance but mainly opportunistic alliance with religious communities particularly for the sake of immediate electoral benefit। देखिए यहीं से सब कुछ समझ में आ जाता है, पोल खुल जाती है। ये इसीलिए किया गया ताकि इमीडिएट इलेक्टोरल बेनिफिट यानी पार्टी पॉलिटिक्स में आपको वोट बैंक हासिल हो जाए। is its unspoken slogan. Indifferent to freedom and equality based religious reform, it has removed critical from the term critical respect and bizarrely interpreted respect to mean cutting deals with aggressive and orthodox sections of the religious groups. इन पॉलिटिकल पार्टीज को आजादी से कोई लेना देना नहीं है, दे आर इनडिफरेंट टू दैट। इनको इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, दे आर इनडिफरेंट टू दैट। इन्हें तो केवल यानी रेस्पेक्ट के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना है और समाज के कुछ ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने लोगों को इस चीज में भड़काना है। जैसे कि भाई अनलॉकिंग द बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के गेट खुलवा दिए गए थे ना, आपको याद है। उसके बाद राम टेम्पल फॉर पूजा,
वहीं पर वहीं पर मतलब राम की पूजा करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। मैं फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के समय की बात कर रहा हूँ, जब राजीव गांधी ने फैसला लिया था। एंड फॉरसेकिंग वुमेन्स राइट इन द शाहबानो केस, और औरतों के अधिकारों को लेकर शाहबानो केस में जो बहुत बड़ा इशू देश में हो गया था। किसी दिन हम इसके ऊपर फुर्सत से बात करेंगे शाहबानो केस के ऊपर, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना है तो अयोध्या राम मंदिर के ऊपर मेरा कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल आया है, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। उसमें ये शाहबानो केस मैंने समझाया है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को उजागर करके हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ भड़का देना, मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का देना, इसको कहते हैं धार्मिक एंगल से राजनीति करना, और इसको बोला जा रहा है पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म। समझ में आ रहा है आपको? इट हैज इवन बीन कंप्लिसिट इन इग्नाइटिंग कम्युनल वायलेंस। कंप्लिसिट का मतलब होता है एक गलत काम करना, ओके, एक रॉन्ग डूइंग करना। इग्नाइटिंग कम्युनल वायलेंस, इस तरह की हरकत के वजह से देश में कम्युनल वायलेंस भड़क जाता है। Okay, this party political secular state causing up alternatively to the fanatical fringe of the minority and majority was ready-made for a takeover by a majoritarian party. राइट हाँ, ये पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलर स्टेट जो है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के बीच में एक दूरी बनाता रहता है, और उसके वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को उसका फायदा होता है। आई होप आपको यहां तक सारी बातें इसमें समझ में आई हैं। कमेंट्स थ्रेड में मुझे जरूर बताइएगा इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस। अब इसके आगे का एक पार्ट आप जरूर पढ़ें। मैं चलता हूं सीधे 2 क्रूशियल मूव्स पर, आपको ये वाला पार्ट में समझा देता हूं इससे रिलेटेड। अब इसको देख लीजिए जरा। I suggest 2 crucial moves to kickstart the discourse and practice of secularism. लेखक खुद कह रहे हैं कि वो 2 अलग अलग तरह के तरीके बताना चाहते हैं जिससे कि सेक्युलरिज्म को ढंग से प्रैक्टिस किया जा सकता है। पहला, a shift of focus from politically led project to a socially driven movement for justice. वो कहते हैं कि अरे भाई, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी अपना उल्लू सीधा कर सके उसके लिए सेक्युलरिज्म नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए सेक्युलरिज्म की जरूरत है। तो वैसा वाला सेक्युलरिज्म इस देश में होना चाहिए। और दूसरा, अ शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम इंटर रिलीजियस टू इंट्रा रिलीजियस इशू। दोस्तों, ये वोकैबुलरी समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको ध्यान से देखिए। इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस इश्यूज। लेखक ये कहते हैं कि इंटर रिलीजियस चीजों में मत पढ़िए, इंट्रा रिलीजियस चीजों में पढ़िए। इंटर रिलीजियस मतलब एक धर्म वाला दूसरे धर्म की गलती निकाल रहा है, हिंदू मुस्लिमों की गलती निकाल रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं की गलती निकाल रहे हैं, हम सिखों की गलती निकाल रहे हैं, ब्राह्मण लोअर कास्ट वालों की गलती निकाल रहे हैं, लोअर कास्ट वाले ब्राह्मणों की गलती निकाल रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। इंट्रा रिलीजियस इश्यूज होने चाहिए। इंट्रा रिलीजियस का मतलब होता है खुद के रिलीजन के अंदर, यानी हिंदू अपने रिलीजन के अंदर गलतियां निकाले और उसको दूर करे, मुस्लिम अपने रिलीजन के अंदर गलतियां निकाले और उसको दूर करे, बाकी समुदाय के लोग भी अपने अपने रिलीजन के अंदर गलतियां निकाले और उसको ठीक करे। जरूरत उस चीज की है, राइट। आई इन्वोक द नेम ऑफ 2 ग्रेट लीडर्स B.R. Ambedkar and Jawaharlal Nehru to make my point. B.R. Ambedkar dispassionately observed that when 2 roughly equal communities view each other as enemies, they get trapped in a majority minority syndrome. बहुत बहुत जरूरी चीज लिखी है यहाँ पर। उन्होंने बोला है कि मैं 2 बड़े बड़े लीडर्स का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा, B.R. Ambedkar और जवाहरलाल नेहरू, और मैं ये कहना चाहूंगा कि B.R. Ambedkar साहब ने ये ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं अगर 2 कम्युनिटीज का स्टैंडर्ड समाज में बराबरी का हो तो उनके बीच में जो झगड़े होते हैं वो झगड़े मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लेवल पे ले जाते हैं चीजों को। यानी समाज का एक हिस्सा ऐसा होता है जो अपने आप को मेजॉरिटी मानने लग जाता है और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी बनते बनते माइनॉरिटी में तब्दील होने लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अ विशियस साइकिल ऑफ स्पिरोलिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल एलिनेशन। दिस वॉज ट्रू इन 1930s एंड 1940s। 1930 और 1940 के जमाने में यही होता था। टुडे फीलिंग एक्सट्रीमली वल्नरेबल। एक्सट्रीमली वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है खतरों से घिरा हुआ, राइट। इंडियन मुस्लिम अपीयर टू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। ऐसा लग रहा है कि खतरों से घिरा हुआ, अपने आप को इनसिक्योर मानता हुआ देश का मुस्लिम, उसने अपने आप को इस तरह की मुसीबतों के बाहर रखने का फैसला कर लिया है।
अब अगर वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी इस तरह से अगर वो नहीं उलझना चाहते हैं तो उनके पास दो ही ऑप्शन बच गए हैं। पहला तो ये कि या तो इस देश में हार्मनी होगी और किसी एक की चलती रहेगी, या तो फिर होगा ये कि उन्हें देश के बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके अपने खुद के होमलैंड से। ऐसा लेखक का कहना है। सिंपली एन एक्साइल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम्स इन देयर ओन होमलैंड, राइट। उनके निकाल दिया जाएगा का मतलब उनको इस देश में ही जैसे अलग कर दिया जाएगा, ऐसा उनको लगने लगा है, राइट। ये कहीं ना कहीं सीए एनआरसी वाली चीजों से रिलेट करके बात की जा रही है। हालांकि इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिफिकेशन देना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये क्लियर हो पाएगा, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं ले जाता हूं आपको सीधे लास्ट वाले पैराग्राफ पे। ये लास्ट वाले इस कॉलम पे जहां पर ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं सो दैट आपको पूरा जिस्ट समझ में आ जाए। इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, यानी एक समुदाय का दूसरे समुदाय से रिलेशन क्या है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट वी मस्ट हियर बाय इग्नोर इंटर रिलीजियस इश्यूज। लेखक ये कह रहे हैं कि मैं ये सलाह नहीं दे रहा कि इंटर रिलीजियस इश्यूज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए, यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय की गलती निकाले ही नहीं है, ऐसा भी एकदम 100% ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, इट इज श्योरली बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ करंट स्टेट टू रिस्टोर कम्युनल हार्मनी, राइट। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि हम एक दूसरे की गलतियां निकालने के वजह से सुख शांति चैन से जो जी रहे हैं उसमें कोई कमी ना आने दे, उसके वजह से धार्मिक लड़ाइयां ना करें, उसके वजह से मारपीट पे ना उतरे, उसके वजह से धार्मिक दंगे फसाद ना करें। बट डिस्टेंस फ्रीडम फ्रॉम म्यूचुअल ऑब्सेशन गिव कम्युनिटीज ब्रीदिंग स्पेस। हाँ, लेखक ये भी कहते हैं जब आप दूरी बना के रखते हो या फिर जब आप दूसरों के धर्म में नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं धर्म ढंग से पनपने लगता है, लोग अपने अपने धर्म के साथ चैन से जीने लग जाते हैं। अगर कोई हिंदू मुस्लिमों की गलतियां निकालता रहेगा, मुस्लिम हिंदुओं की गलतियां निकालते रहेंगे, सिख ईसाइयों की गलतियां निकालते रहेंगे, ईसाई सिख की, तो इससे कोई भी धर्म ठीक से पनप नहीं पाएगा, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे तो वो तो आपके ऊपर फायर बैक होना ही है, कोई चुप तो बैठने वाला है नहीं इसमें। Each can now explore resources within the construct the new ways of living together. The issue here is not simple retrieval of older failed modes of religious tolerations. Okay, यहाँ पर एक और बात ये भी है, the issue here is not simple retrieval of older failed modes of रिलीजियस टॉलरेशन। हमने धर्म की चीजों को बर्दाश्त करने की कोशिश की, 70 साल से हमें यही समझाया गया कि हर धर्म की इज्जत करो, और हम सारी चीजों की इज्जत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में मर्यादा आ रही है और ये जो तरीका है ये खूब ज्यादा काम नहीं कर रहा है। द पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अरोज प्रिसाइसली बिकॉज रिलीजियस टॉलरेशन नो लॉन्गर वर्क। देख लीजिए, जो मैं कह रहा था वही है। लेखक ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के धर्म को बर्दाश्त करने के लिए और उसमें की खूबियां देखने के लिए जो हमको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये शायद अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की 100% इज्जत कर ही नहीं रहा है। सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना समुदाय और अपना अपना रिलीजन, अपना कल्चर ही प्यारा है। तो क्या करें भाई। नीडेड टुडे आर न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रेसिप्रोसिटीज क्रूशियल फॉर द बिजनेस ऑफ एवरीडे लाइफ। यस, लेखक ये कह रहे हैं कि अब हमें कोई दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम लोगों को अपना अपना काम चैन से करने दे, रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेयर ना करे, ताकि वो भी अपने हिसाब से जी सके, हम भी अपने हिसाब से जी सके, किसी और धर्म वाले भी अपने हिसाब से जी सके। नॉवेल वेज ऑफ रिड्यूसिंग द पॉलिटिकल एलिनेशन ऑफ सिटीजन्स, राइट। यहाँ कहने का मतलब ये हो चुका है, पॉलिटिकल एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक तरीके से, तो वो नहीं होना चाहिए। अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट हुज रैमिफिकेशंस गो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ सेक्युलरिज्म। कहने का मतलब ये कि अगर यही हाल रहा तो इस देश की जो डेमोक्रेसी है, राइट, वो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं उतरती जाएगी, नीचे खराब होती चली जाएगी, और उसके वजह से इस देश में एक ऐसे दूषित परिणाम सामने आएंगे जो कि धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की सोच के काफी आगे होंगे,
उसकी बाउंड्री के आगे होंगे और वहां से इस देश को वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये ओवरऑल लेखक का इसमें ऐसा कहना है। आई होप आपको ये एक गंभीर आर्टिकल बड़े ही गंभीर विषय पर लिखा हुआ समझने में अब एटलीस्ट थोड़ी सी आसानी हो रही है। इसको मैं काफी हद तक आपके लिए डिकोड कर पाया। समय की नजाकत होती है दोस्तों, घंटे भर का 1.5 घंटे का लेक्चर बना के पूरा का पूरा आर्टिकल समझाना काफी हैवी हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना नट शेल में मैं आपको समझा सकूं उतना मैं करूं। आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स जरूर देना मत भूलिएगा, सो दैट मुझे क्लियरली आइडिया मिले कि आपको इस इतने पूरे लेंथ के वीडियोस ठीक लग रहे हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको और छोटा किया जाए, 10-15 मिनट में ही सारी बातें समझाई जाए, तो वैसा भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और इलेबोरेट किया जाए तो वो भी किया जा सकता है, वोकैबुलरी अलग से दी जाए तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, ताकि आने वाले दिन में हमको इस तरह के एडिटोरियल एनालिसिस के सेशंस को किस दिशा में लेकर जाना है उसकी एक परफेक्ट आइडिया मिले। आज के इस आर्टिकल में आपके लिए केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ढंग से समझ में आया होगा। राइट, जाने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा लिंक टेलीग्राम चैनल का। आप इस लिंक पे जाइए और आप करंट अफेयर्स की सारी चीजें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञानबाजी टेलीग्राम ग्रुप भी है, ज्ञानबाजी फेसबुक पेज भी है और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल भी है। आज ही इन तीनों पे फॉलो करने की कोशिश करिए, सो दैट बहुत ही अच्छा कंटेंट जो आरआरबी की एग्जाम के लिए बनाया गया है, जो आईबीपीएस की एग्जाम के लिए बनाया गया है, वो आपसे मिस ना हो जाए और आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिले। आज के आर्टिकल में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफी कुछ सहूलियत हो पाई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।